हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ जेसीसी सीरीज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आ रहा है काइनेमेटिक्स से तो एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का जरूर होता है। और आप जैसे 75% टाइम्स ऐसा होता है कि भाई प्रोजेक्टाइल से ही क्वेश्चन आता है, और वो भी ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको अभी PYQs करा दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को करेंगे, बट मैं आपको वैसा नहीं पढ़ाऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है। आज मैं आपको ना कंसेप्ट लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, आज मैं आपको डेप्थ में लेकर जाऊंगा कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब जे एडवांस वाली अप्रोच। ठीक है, वो अप्रोच क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे, इसमें फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होंगे वो। हाँ, कुछ होंगे मानता हूं, लेकिन कुछ कुछ नहीं होंगे। ठीक है, और इस सीरीज का मोटिव ही यही है कि आप लोगों को कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग करना सिखाया जाए PYQs के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा माइक का इशू है, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़े टाइम तक तुम लोग और मैनेज करो। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये तो सभी लोग जानते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर मैं किसी से कुछ पूछूं तो वो ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत कुछ बता देगा मुझे। तो सिंपल सी बात है भैया, समझ लो आपके पास यहाँ पे बॉल है, आपने इसको कुछ u वेलोसिटी से फेंका था थीटा एंगल पर। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, मतलब एक कर्व को ये ट्रेस करेगा और एट द एंड जाके यहाँ पर वो गिर जाएगा। तो बेसिकली ये जो मोशन होता है ये 2D मोशन होता है। तो 2D मोशन को स्टडी करने का क्या तरीका होता है हमारे पास कि हम लोग इसको तोड़ देते हैं 2 1D मोशन में। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये जो मोशन हो रहा है ये मोशन एक x डायरेक्शन में हो रहा है, एक y डायरेक्शन में हो रहा है। अरे भैया इसको तुम ध्यान से देखो ना, प्रोजेक्टाइल जा रहा है ये तुम मत सोचो। तुम ऐसा समझो कि एक बॉल है जो ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है आगे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है आगे जा रहा है। तो बेसिकली वही तो हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर तुम इसको तोड़ोगे तो 2 मोशन हो रहा है यहाँ पे। एक मोशन हो रहा है सीधा, और एक मोशन हो रहा है ऊपर जाकर नीचे आने वाला। ठीक है, अगर तुम इसको 1D में देखना चाहोगे तो ये मोशन कुछ ऐसा है, ऊपर गया, ठीक है, ये ऐसे आगे गया, और अगर ऊपर वाला देखोगे तो ऊपर गया फिर नीचे आया। तो बेसिकली हम लोग इसको 2 1D मोशन में तोड़ देते हैं, एक 1D मोशन ये और एक 1D मोशन ऊपर नीचे वाला। ओके, तो हम लोग इसको स्टडी कैसे करते हैं? देखो ये u वाला कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है u cos थीटा, और इस तरफ हमारे पास आ जाता है u sin थीटा। ठीक है, तो देखो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा आगे कैलकुलेशन वगैरह कैसी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आगाह कराना चाहूंगा। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो ग्रेविटी लगती है ना वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे लगती है। यहाँ पे जो ग्रेविटी लगती है ना वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे लगती है। तो यहाँ पे लगेगा ग्रेविटी। मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आया, ठीक है, तो अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल अल्फा बना रहा है और इसकी स्पीड मान लो v हो गई है। तो इसका फिर से आप जब 2 कंपोनेंट करोगे तो नीचे आएगा v cos अल्फा, ऊपर आएगा v sin अल्फा। ठीक है, तो अब देखो ग्रेविटी यहां पर लगेगी। अब जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पोजीशन पर आ जाता है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आने के बाद प्लीज इस बात को याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में जल्द से जल्द बन सकता है। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जेई में बहुत जल्द। ठीक है, तो बेसिकली टॉप मोस्ट पोजीशन पर जब आता है प्रोजेक्टाइल तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड होती है, और वो होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है, वो होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड, दैट इज u cos थीटा। बस वर्टिकल स्पीड उसके पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ था तब से ग्रेविटी उसके पीछे पड़ी थी, उसकी स्पीड को कम कर रही थी, और एट द एंड जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आएगा तो वहां पे ग्रेविटी पूरी तरीके से उस पर हावी होगी और उसकी वेलोसिटी को ग्रेविटी 0 कर देगी। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा। ठीक है, अब ग्रेविटी ने उसको 0 कर दिया है तो ग्रेविटी उसको नीचे लाना शुरू करेगी। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बीटा बना रहा है, तो यहाँ पे u cos बीटा इस तरफ लगेगा। ठीक है, u cos बीटा इस तरफ लगेगा और नीचे लगेगा u sin बीटा। ठीक है, माइनस प्लस वो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो बेसिकली u नहीं w मान लो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते रहती है हर एक टाइम पर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक खास बात हमने ये सीखी कि भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब जो u cos थीटा होगा वो v cos अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, जो u cos थीटा होगा वो v cos अल्फा के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो इसके भी बराबर होगा, w cos बीटा के भी। ठीक है, एनीवेज बाकी देखो एक बार एक नीट में क्वेश्चन आया था जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि ये क्वेश्चन आ सकता है जेई में। क्वेश्चन ये था कि द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज 20 मीटर पर सेकंड। सो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टॉप मोस्ट पोजीशन पर है प्रोजेक्टाइल, तब उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब u cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पर जब है प्रोजेक्टाइल तो उसके पास सिर्फ एक ही स्पीड है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो उसकी स्पीड थी वो थी 10 और इनिशियल स्पीड थी 20। तो 20 cos थीटा इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम थीटा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ सकता है। वरना अभी जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, ठीक है, और तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स नहीं पता, तुम सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज का फॉर्मूला रट कर गए हो, तो फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कैसे करना है ना। समझेगा ही नहीं कि भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है। तुम टाइम ऑफ फ्लाइट लगाओगे, रेंज लगाओगे, कुछ नहीं होगा उससे। टॉप मोस्ट पॉइंट देखकर तुम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है,
सो बेटर यही होता है कि हम लोग इसको कंसेप्चुअली समझ कर रखें ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सिंपली छोटी मोटी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट पे बढ़ते हैं कि कैसे सारे फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफ पर देखें, ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस से शुरू किया था, ठीक है, ये एक्स में आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, एट दी एंड जाकर रुक गया। तो इसका मतलब इसने वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, सिर्फ एक्स में डिस्प्लेसमेंट की है, जो भी की है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो है 0। तो उसको हम लोग 0 करके निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को वाई डायरेक्शन में 0 कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, बस यू वाई हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो एस वाई की जगह आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर बराबर 0। तो ए वाई मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में ही तो है जी, मतलब माइनस जी। तो यू वाई क्या है, यू वाई मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, इनिशियल वाली यू साइन थीटा। अच्छा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमन भी आ रहा है तो एक टी कॉमन निकाल लो, माइनस हाफ जी टी बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 आंसर आ रहा है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास आ रहा है 0 और एक टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास आएगा 2u साइन थीटा बाई जी, करके देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली देखो मेरा कैलकुलेशन वगैरह पे बिल्कुल फोकस नहीं है। इस सीरीज का सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोगों को कंसेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाई जाए और ढेर सारे क्वेश्चंस कराए जाए, दैट्स इट। क्वेश्चन पर उल्टा ज्यादा फोकस है। तो एक और टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों 0 आया, बहुत सारे टीचर लोग इसको वहां लेकर जाते हैं और उसको टीटी को कैंसिल कर देते, बच्चे को समझता ही नहीं है, तो सोचा करो थोड़ा। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए 0 आया क्योंकि जब टाइम 0 था, मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू नहीं हुआ था, तब भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वाई डायरेक्शन में वो 0 ही था। देख रहे हो, वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है उसका डिस्प्लेसमेंट तब भी 0 ही था जब मोशन शुरू हुआ था, मतलब t बराबर 0 पे। और जब t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी हुआ तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट जो था वाई डायरेक्शन में वो 0 ही रहा। ठीक है, तो इसलिए 2 टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास आता है। खैर, याद करने वाला फॉर्मूला ये है। अब आपको ये पता चल गया कि पूरे मोशन में टाइम कितना लग रहा है, तो अब आपको ये निकालना है कि भाई एक्स डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। वाकिफ होंगे आप लोग। तो अगर मुझे एक्स डायरेक्शन की रेंज निकालनी है, मतलब एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो रेंज बराबर मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा यूएक्स इंटू टाइम। यूएक्स मतलब स्पीड, टाइम। तुम्हें जिस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उस डायरेक्शन का तुम फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, उस डायरेक्शन में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो तुम इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, जो ये भी नहीं समझ पाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया, ड्रॉपर हो ना, तो समझना चाहिए। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझना चाहिए सारी छोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला ये होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है। अब एक और केस रह गया भाई मैक्सिमम हाइट वाला। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एच। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो प्रोजेक्टाइल एट दी एंड जाकर रुक गया, मतलब एट दी एंड जो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वो 0 हो गई। हालांकि एक्स डायरेक्शन में भी 0 हो गई, लेकिन वाई डायरेक्शन में भी 0 हो गई। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इजी। तो बेसिकली वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। यू वाई क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू वाई क्या था, यू साइन थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस ए वाई की जगह आ जाएगा जी, एस वाई क्या है एच। तो आपकी तरफ इसका फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय उसकी जब मैक्सिमम हाइट थी, वो जब अपने आसमान पर था, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो सबको पता होंगी। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता होता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे ना कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो मैंने सिर्फ वही बताया जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। नहीं पता था, अरे चलो आ जाओ देखो। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ चाहिए तो। t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। वैसे मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग कौन सी अच्छी है। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा देखो, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस। देखो सबसे पहला केस ये है, चलो अच्छा क्वेश्चन कर लो तुम्हारे लिए क्वेश्चन। एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड और एंगल था 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट कितना कितना होगा। तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उन केसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केसेस क्या है देखो, सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट केस होता है कि रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। ठीक है, या फिर यूं कह दो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। फाइंड द कंडीशन फॉर, ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। फाइंड द कंडीशन फॉर r इक्वल टू h। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज है वो इक्वल हो जाए। तो सॉल्व करो इसको। ठीक है, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व,
नहीं किए हो तो बता दो, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 3 बार आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है, तो आप कर लो। अभी भी नहीं किया, मैं करता हूँ, मुझे क्या, ठीक है। और अभी रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन। तो रेंज और हाइट कब इक्वल होगा, उसके लिए अगर तुम्हें कंडीशन निकालनी है तो करना कुछ नहीं, बस दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर दो। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को तुम इक्वल कर दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी के। तो जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, साइन 2 थीटा को आप जब ओपन करोगे तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ये कॉस थीटा उसके नीचे जाएगा, तो tan थीटा आ गया तुम्हारा 4, तो इसका मतलब थीटा आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 4, ठीक है। तो पहली बार जब जेईई में ये क्वेश्चन आया था तो तुमसे ये वाली कंडीशन पर पूछा था, दूसरी बार जब क्वेश्चन आया तो तुमसे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, रेंज और हाइट के इक्वल होने की, तो इसको चाहिए तो याद रखो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब मैक्सिमम हाइट होगी तो वो कब होगी ये बताओ, ठीक है। हाइट मैक्सिमम कब होगी, तुम्हें दिख रहा है हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा, तो इसका मतलब हाइट तब मैक्सिमम होगी जब थीटा मैक्सिमम हो जाए, और थीटा मैक्सिमम कितना होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होगा 1, उससे ज्यादा तो वो जा नहीं सकता है, तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारी रेंज कब मैक्सिमम होगी, रेंज मतलब जैसे तुमने क्रिकेट बॉल फेंका, तो क्रिकेट बॉल कब तुम सबसे ज्यादा दूर फेंक पाओगे, कौन से एंगल पर, 45 डिग्री पर, क्योंकि अगर थीटा 45 है तो 2 45 जा 90, साइन 90 होता है 1, तो तुम्हारी रेंज जो है वो आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज और ये हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम रेंज, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, दोनों को जरा डिवाइड कर दो, तो आर मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स एच मैक्स, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी बॉल को 10 मीटर ऊपर मैक्सिमम फेंक सकता हूं तो मैं सेम बॉल को 20 मीटर आगे मैक्सिमम फेंक सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो। कैसे नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर मैं किसी बॉल को 10 मीटर ऊंचा फेंक सकता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी बॉल को 10 मीटर ऊंचा फेंक सकता हूं मैक्सिमम, तो मैं उसी सेम बॉल को 20 मीटर आगे तक फेंक सकता हूं मैक्सिमम, ठीक है। ये कंडीशन होती है। अब देखो कई सारे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम हाइट लिखी हुई दिख जाएगी, तो ये चीज मत यूज कर लेना, ये चीज तब यूज करना जब उसमें मैक्सिमम रेंज का भी चर्चा किया हो, ठीक है। या फिर ऐसा बोला हो कि बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, मतलब थीटा कितना है 90 है, तो वहां पे एच मैक्स वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए थे, इसको आप लोग देख लो। बाकी इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया वो मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ, और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, एक तुम कर लो, करना तो इसमें खैर कुछ है नहीं, तो स्क्रीन पर चला दिया मैंने क्वेश्चन, देख लो तुम, पहले तुम ट्राई कर लो। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, द मैक्सिमम हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जहां तक एक बंदा बॉल फेंक सकता है वो कितना है, 136 मीटर है, तो इसका मतलब एच मैक्स की वैल्यू कितनी है, 136 मीटर। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब सामने की तरफ कितना दूर फेंक सकता है वो बताओ, लगा दो फॉर्मूला, 272 आंसर दिख रहा है, सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर, तो यहाँ पे तुम ये वाला फॉर्मूले का मत सोचने लगना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम आधा कर दें तो अब कितना मैक्सिमम हाइट वो जा पाएगा, तो इसका मतलब हमें अब की बार ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब की बार क्या किया गया, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी को आधा कर दिया गया, ठीक है। तो अगर इसको h1 मानते हो तो h2 क्या हो गया, h2 के केस में क्या हुआ, ये u बाय 2 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अगर u थी तो अभी आधा हो गया, तो u बाय 2 हो गया, ठीक है। आगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो h1 बाय h2 की तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, h1 बाय h2 की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 4 मिल जाएगी। तो h1 कितना था तुम्हारा 64, h2 कितना है तुम्हारा, h2 कितना आ जाएगा, h1 तुम्हारा 64 था ना, मतलब पहले जब फेंका गया था तो 64 मीटर गया था। अब कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा यार, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। h2 कितना आ जाएगा 16 मीटर, कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा बैठ के, ठीक है, टाइम पास मत करो तुम फालतू में। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे शिफ्ट में आया था जब 26 जुलाई को मैंने पेपर दिया था 12वीं में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंजेस का वो रेशियो पूछ रहा है। तो पहले वाले को थ्रो किया गया है 45 डिग्री से, दूसरे वाले को थ्रो किया गया है 60 डिग्री से। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है ना, सिंपल है, रेंज का रेशियो निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, सेम इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी सेम बोला है क्या, विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो बेसिकली u सेम है, तो r1 अपॉन r2 जब करोगे तुम तो u तो सेम है, तो u ही रहेगा, साइन 2 थीटा 1 अपॉन g, और नीचे लोगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन g, ये तो g से g खत्म, u स्क्वायर से u स्क्वायर खत्म, थीटा 1 कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 जो कि होता है 1, थीटा 2 है 60 डिग्री, तो साइन
120 हो जाएगा जो कि होता है साइन 90 प्लस 30 जो कि होता है कॉस 30 जो कि होता है √3/2। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2:√3। आसान क्वेश्चन है यार, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। मैंने तुम्हें बता तो दिया, θ1 θ2 में वैल्यू डालो, साइन 120 निकालो, हो गया आंसर खत्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो 30 डिग्री से फेंका गया, 60 डिग्री से फेंका गया, तो मतलब थीटा अलग है। और अगेन बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताओ। तो पहला वाला फेंका गया है 30 डिग्री से और दूसरा वाला फेंका गया है 60 डिग्री से। तो अगर रेंज का रेशियो तुम देखोगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4। साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4। तो 4 खत्म, तो 1:3 आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। चिंदी आगे बढ़ो। अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया है, अब की बार तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज किया है और एंगल भी चेंज किया है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, बस रेंज के फॉर्मूले में u1 स्क्वायर साइन 2 θ1 कर देना, जी काट देना। ठीक है, थीटा की जगह पे वैल्यू डालना, u1 की जगह पे वैल्यू डालना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं नहीं करा रहा हूँ, आई होप यू वोंट माइंड। ठीक है, अभी देखो अगेन आपका क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए, बट ठीक है पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। एक और चीज यहाँ पे तुम ध्यान देना कि यहाँ पे जो एंगल बोला है ना, ये बार बार 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बोल रहा है। कभी कभी वो अगर वर्टिकल से बोल दे, ठीक है, कभी अगर तुमसे बोल दिया एंगल विद द वर्टिकल इज 30 डिग्री, तो तुम लोग फिर थीटा की जगह पे 30 डिग्री मत डालना, थीटा की जगह पे इस फॉर्मूले में 60 डिग्री डालना। क्यों? क्योंकि ये वो एंगल जो है ये विथ वर्टिकल है, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाला एंगल लेते हैं ना हम लोग हमेशा। तो इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान तब तुम रख पाओगे जब तुम मतलब कंसेप्ट की फील रखोगे, फॉर्मूला रट के जाओगे तो थोड़ी होगा। तो तुम्हें बोला है कि जब 15 डिग्री से फेंका गया तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही है वो आ रही है 50 मीटर। और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 45 डिग्री से फेंका गया तो रेंज कितनी आएगी। ठीक है, बाकी स्पीड के बारे में क्या बोला है, सेम बोला है। ठीक है, तो 45 डिग्री से फेंका गया तो रेंज कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, R1/R2 कर दो और क्या। तो R1/R2 करोगे तो U तो सेम है, G तो सेम है, सिर्फ साइन 2 थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो R1 के लिए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2। R2 के लिए साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 1। R1 कितना गया 50 मीटर, तो R2 कितना जाएगा 50/R2 इक्वल टू 1/2। R2 कितना जाएगा 100 मीटर, बात खत्म, चिंदी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो अभी इजी क्वेश्चन चल रहा था, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। क्वेश्चन बोल रहा था प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन द सेम टाइम। ठीक है, मतलब इनका जो मैक्सिमम हाइट ये रीच करते हैं उसको वो सेम टाइम में रीच आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज। तो बेसिकली इन्होंने अपना अपना जो मैक्सिमम हाइट रीच किया, एक फेंका गया 30 डिग्री से, ध्यान देना इस बात पे, एक फेंका गया 45 डिग्री से और एक फेंका गया 30 डिग्री से, लेकिन दोनों ने जो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच की वो सेम टाइम में रीच की। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में तुमसे रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों के लिए सेम रहा है, तो T1/T2 कर दो। तो T1/T2 करोगे तो तुम्हें पता ही है 2 कट जाएगा, जी कट जाएगा, यू कट जाएगा, क्योंकि सेम इनिशियल वेलोसिटी भी थी ना। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है तुम्हें, तो ये हो गया u1/u2 और साइन थीटा को ले लो, साइन θ1/साइन θ2। ठीक है, तो पहला वाला कितने वेलोसिटी कितने एंगल पर फेंका गया था, 30 डिग्री पर, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो u1 साइन 30 कितना होता है 1/2। दूसरा वाला 45 से फेंका गया है तो वो हो जाएगा 1/√2। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए इक्वल है तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, मतलब T1 इक्वल टू T2 भी करके तुम कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो तुमसे रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, u1/u2, तो √2 हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो u1/u2 क्या आ जाएगा तुम्हारा √2/2 आ जाएगा। ठीक है, u1/u2 ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, हाँ 2/√2 हो जाएगा, सॉरी u1/u2 क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा ना, नहीं समझ रहा है, अरे यार तुम इसको यहाँ कर दो। अच्छा, ये लफड़ा इसलिए हुआ ना, हमने T1/T2 कर दिया। चलो भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम बोला है तो T1 इक्वल टू T2, 2u साइन θ1/g इक्वल टू 2u2 साइन 2θ2/g। तो जी खत्म, 2 खत्म, u1/u2 निकालना है। साइन थीटा कितना है, साइन θ2 कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√2, और साइन θ1 कितना है 1/2, तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√2। 2/√2 कैंसिल आउट होके क्या आता है √2/1। कैंसिल आउट कैसे कर दिया भैया, रेशनलाइज कर दो समझ जाओगे। तो √2:1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई डिफिकल्टी आई है। अब आई, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो टाइम t बराबर 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी ये पता करो।
जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है। अब ये क्वेश्चन तुमसे तभी होगा जब तुम्हें कंसेप्ट पता होगा, ये फॉर्मूले रट के जाओगे तो नहीं होगा। तो हम लोग कंसेप्ट को अभी अप्रोच करते हैं। देखो क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि जो बॉडी है वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है एंड जो इसका स्पीड था, ठीक है, लॉन्चिंग स्पीड था वो 40 मीटर पर सेकंड था एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है जब t बराबर 2 सेकंड बीत गया, ठीक है, चलो तो हम मान लेते हैं कि भैया यहां कहीं पे t बराबर 2 सेकंड बीत गया, तो अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो गई है वो हमें पता करना है। तो इसकी स्पीड लेट से हम v मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट बन रहा है उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो ये भाई ये हो जाएगा v cos अल्फा और ऊपर की तरफ हो जाएगा v sin अल्फा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में और कुछ बोला है, फ्रॉम द स्टार्ट विल बी, ठीक है, पूछा है बस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम इसको 1D में तोड़ दो, ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है कि थोड़ा दिमाग लगाओ। तो बेसिकली दूसरा रास्ता कुछ नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि 1D में तोड़ना है तो दिमाग तो लगाना ही है। एनीवेज तो फिलहाल देखो तुम इसका दो कंपोनेंट करो पहले। तो 30 डिग्री पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 √3, ठीक है। तो 20 √3 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो v cos अल्फा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका आ गया 20 √3। अब हमें ये पता करना है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट फिलहाल हम मान लेते हैं भैया यहाँ पे कितना हो गया 40 sin 30, ठीक है, 40 sin 30 मतलब 20 sin 30 1/2 होता है ना। तो बेसिकली अब ये तुम्हारा जो मोशन है ना, तुम अब इसको 1D में देखो, मतलब तुम इसको 1D मोशन की तरह विजुअलाइज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंके जाते समय उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 थी, ठीक है, और t बराबर 2 सेकंड पर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। t बराबर 2 सेकंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो तुमसे पूछ रहा है, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन है -10, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन -10 आएगा। अरे भैया ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, ये रही ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको v = u + at लगा दो, तो vy = uy + ay × t। तो vy कितना हो जाएगा वही तो पता करना है। uy कितना था, uy था 20, ay कितना है 10, टाइम कितना लगा 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो वो हो गया 0। vy 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल था वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर था, तो इसके पास सिर्फ एक ही स्पीड थी, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो 20 √3 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। अच्छा इसमें तिगड़म लगा सकते हो, कुछ सोचो, थोड़ा सा कुछ तिगड़म लगा सकते हो, देखो सोचता हूं मैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो तिगड़म तुम इसमें क्या लगा सकते हो, देखो सबसे पहली बात तुम निकाल दो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम मन ही मन निकालोगे तो 4 सेकंड आएगा, और तुमसे पूछ कितने सेकंड पे रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा टाइम है ट्रेवलिंग का 4 सेकंड, जिसमें से वो आधे वाले टाइम पर तुमसे पूछ रहा है। तो अब तुम्हें ये चीज पता है कि आधे वाले टाइम पर प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही उसके पास सिर्फ होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हें शुरू से ही पता था 20 √3, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन था दिमाग लगाने वाला, कुछ लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा खैर कुछ लोगों को ये भी पल्ले नहीं पड़ा है। भैया समझो यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन है? नीट वालों के लिए होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अब तो खैर उनका भी अलग लेवल चल रहा है, ठीक है। ये सब नहीं है भैया, तुम्हारे लिए ये है प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैंने अभी किया है। 1D में तोड़ो इसको, तुमने हॉरिजॉन्टल को अलग से निकाला, वर्टिकल को अलग से निकालो, ठीक है। अब देखो मैंने शुरू में जो कंसेप्ट बताए थे वो काम आ रहे हैं ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, चलो अभी थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तुमसे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। अब ये क्वेश्चन भी वही कर पाएगा भैया, देखो जिन्होंने सिर्फ ये फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, तो वो h बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो h बराबर फॉर्मूला लगाएंगे u² sin² θ/2g। थीटा को ले लेंगे 45 डिग्री, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में तुम्हें जो वेलोसिटी दे रखी है, थीटा तो चलो ठीक है 45 डिग्री है वो सही है, क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में तुमसे बोला 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और शुरू में उसका एंगल दे रखा है। तो ये क्या लफड़ा है, आओ देखते हैं क्या है, एनालाइज करो अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा है कि 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, मान लिया भैया फेंका गया, ठीक है। तो 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, उसकी स्पीड मान लो u थी। बाद में हुआ ये कि t बराबर 2 सेकंड पर, ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर जो प्रोजेक्टाइल था उसकी स्पीड कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और एंगल लेट से हम मान लेते हैं कि भैया एंगल जो था हॉरिजॉन्टल के साथ वो अब हो गया है अल्फा, और शुरू में उसकी स्पीड हमने मान ली u थी, ठीक है, शुरू में हमने उसकी स्पीड मान ली कि भैया u है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम लोग इसके कंपोनेंट को तोड़ें और इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते चलें।
मतलब देखो तुम साफ साफ देखो, अगर तुम इसके ये वाला कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये आएगा v cos अल्फा, ऊपर वाला कंपोनेंट तोड़ोगे तो आएगा v sin अल्फा, ठीक है, नीचे की तरफ लग रही होगी ग्रेविटी। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट तोड़ोगे तो आएगा u cos 45, ऊपर की तरफ आएगा u sin 45, ठीक है, और नीचे लग रही होगी ग्रेविटी। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें एक बात अच्छे से पता है कि जो u cos 45 है वो v cos अल्फा के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब जो u cos 45 है वो v cos अल्फा के इक्वल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होता है। अब u तो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन cos 45 पता है ना, कितना होता है √2। अब तुम्हें cos अल्फा तो नहीं पता है, लेकिन v तो पता है, v कितना है 20, तो ये हो गया u/√2 इक्वल टू 20 cos अल्फा। ओके, तो u की यहाँ पे वैल्यू तुम्हें मिल गई 20√2 cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस मोशन को जरा हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। अगर हम इस मोशन को हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी u cos 45, अभी इसकी स्पीड कितनी हो गई है v cos अल्फा, मतलब 20 cos अल्फा, ठीक है, और टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकंड का। क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन था? नहीं था। लेकिन जब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी u sin 45, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ui, इनिशियल वेलोसिटी था u sin 45, दैट इज u/√2, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया v sin अल्फा, दैट इज 20 sin अल्फा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है -g, और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड का, सॉरी 2 सेकंड का, ठीक है। तो हम लोग इसका एनालिसिस करके u की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ, तो v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया जाए इसमें, तो v कितना है तुम्हारा 20 sin अल्फा, u कितना है तुम्हारा u/√2, ठीक है, और v इक्वल टू u प्लस 80, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी माइनस में ना। 80 मतलब gt मतलब 10 इंटू 2 मतलब 20, तो ये हो गया 20, बस यहाँ पे आ गया 20 sin अल्फा इक्वल टू u/√2 माइनस 20। तो u/√2 की वैल्यू तुम्हें दिख रही है कितनी है? 20 cos अल्फा है, ठीक है। बट अगर ऐसा करोगे तुम तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्यों दिक्कत हो सकती है? क्योंकि फिर cos अल्फा वाला टर्म बचा रह जाएगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे एरर हो सकता है आपसे। तो आप यहाँ पे 2 चीज कर सकते हो, एक तो मतलब वही है कि भैया 20 cos अल्फा डाल दो, फिर इधर उधर करके कुछ जुगाड़ करो, या तो फिर एक और रास्ता है कि आप क्या करो ना, आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग देन एडिंग कर दो। क्या समझे? आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग देन एडिंग कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 sin अल्फा, यहाँ पे 20 cos अल्फा है, दोनों 1 बन जाएंगे मिलके, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, समझे? तो इसको ले लो तुम इक्वेशन 1, इसको ले लो तुम इक्वेशन 2, ठीक है। स्क्वायरिंग देन एडिंग करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400 sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा 400 cos स्क्वायर अल्फा, 400 कॉमन जाएगा और बीच वाला हो जाएगा 1, तो मैं सिर्फ 400 लिख रहा हूँ, नेवर माइंड, जगह नहीं थी, ठीक है। इस साइड क्या होगा? इस साइड हो जाएगा u²/2। सिमिलरली जब इसका होल स्क्वायर होगा तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रहने दो, u/√2 माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, नेवर माइंड, ठीक है। आ जाओ, फॉर्मूला तो यार दिमाग में रहना चाहिए, ऐसे बोर्ड पे क्यों। तो 400 इक्वल टू आ जाएगा u²/2, u/√2 माइनस 20 का जब होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आएगा u²/2 माइनस 220 40 u/√2, ठीक है, प्लस 400। ये 400 से 400 समाप्त हो गया, तो u²/2 आपका u² हो जाएगा, u² माइनस 40 u/√2 हो जाएगा, ठीक है। u ले लो कॉमन, तो 0 बराबर u आया कॉमन, u माइनस 40/√2 बचा है, ठीक है। तो एक u की वैल्यू 0 आ गई, एक u की वैल्यू आ गई 40/√2, ठीक है। ओके, सो 40/√2 इज इट सो? पता नहीं, ठीक है, 20√2 आ जाएगा, रेशनलाइज कर दोगे तो 20√2 आ जाएगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20√2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे क्वेश्चन में हाइट पूछा था, तो हाइट अब निकाल दो। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो u² हो जाएगा 400 2 800, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है, और 2g मतलब वो हो जाएगा 20, तो 0 से 0 खत्म, 2 खत्म, 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आ जाएगी 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज होगी, जिसको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आखिर होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही था कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। दूसरा स्टेप वो था जो हमने t बराबर 2 सेकंड डाल के दूसरा इक्वेशन बनाया। और तीसरा और सबसे काम का स्टेप, इतना करने के बाद भी आप ये चीज नहीं कर पाते अगर आपको स्क्वायरिंग देन एडिंग नहीं सोचता। तो अब देखो मुझे कैसे समझ में आ गया ये करना है, क्योंकि पहले मैंने इसको स्क्वायरिंग देन एडिंग किए बिना सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उसमें मैं sin अल्फा इक्वल टू cos अल्फा माइनस 1 जैसा इक्वेशन बनाया, उसको आगे सॉल्व किया, बट नहीं हुआ। तो फिर मेरे को क्लिक हुआ कि हाँ यार, यहाँ पे 20 cos अल्फा, यहाँ पे 20 sin अल्फा है, तो ये 1 हो रहा है, तो स्क्वायरिंग देन एडिंग करना है। तो इंसान गलतियों से सीखता है, तो गलतियां अभी करो, अभी सीखो। एग्जाम में गलतियां करोगे तो सीखोगे कम, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इससे आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है। देखो जब भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो उसमें 2 ऐसे एंगल्स होते हैं जिसपे आपको सेम रेंज बरामद होती है,
ठीक है, मतलब जैसे मैंने एक बार बॉल को फेंका 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री पे अगर मैंने बॉल को फेंका तो बॉल इतनी दूर जाके गिरेगी, और इसमें एक और एंगल है जिसपे अगर मैं बॉल को फेंकूंगा तो वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट पता रहता है, और वो एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इस सेम बॉल को 60 डिग्री पर फेंकूंगा तो भी वो सेम रेंज ट्रेवल करेगी। इसका मतलब कभी आपको अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक बॉल को दो एंगल से फेंका गया और दोनों एंगल से उसको सेम रेंज मिली, तो इसका मतलब उन दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 90 डिग्री रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को अपने नोटबुक में वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, कि अगर कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज सेम आती है दो डिफरेंट एंगल फेंकने से, तो उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल दे दिया, बोला अगर एक एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, तो इसका मतलब θ1 यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री, तो θ2 अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम रेंज बरामद होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, 90 डिग्री होता है उनका सम। ठीक है, ओके, तो ये कैसे होता है इसका कंसेप्ट वगैरह अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक होगी, देख लेना। एनीवेज उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, बहुत सारे PYQs भी कराए थे, समय था यार, दौर था अपना। एनीवेज तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम, नहीं, फाइंड द टोटल हाइट अटेंड बाय द बोथ प्रोजेक्टाइल। मतलब जो 30 डिग्री से फेंका गया वो कुछ कम हाइट तक गया होगा, जो 60 डिग्री से फेंका गया वो थोड़ी ज्यादा हाइट तक गया होगा, तो दोनों की हाइट का हमें समेशन बताना है। तो h1 प्लस h2 हमें बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों की स्पीड कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड। तो h1 के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। तो u कितना है दोनों के लिए 40 है, 2g भी दोनों के लिए सेम है, तो u स्क्वायर बाय 2g ले लो कॉमन। ठीक है, θ1 कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 3/4, प्लस θ2 कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1 हो गया। कुछ लोग 4/4 बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हो, वो तो 1 ही हो गया ना। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो 1600/20 कितना आ गया 80 मीटर, दैट्स इट, 1600/20, हाँ 80, खत्म। चिंदी क्वेश्चन, कुछ भारी था क्या इसमें ना, कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देख लो, मार दिए, चलो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम हाइट एट टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्यों पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। सबसे पहली बात इसमें बोल रही है कि जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, कितने एंगल पर फेंका गया था 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री से फेंका गया था इस तरीके से, तो प्रोजेक्टाइल जो है ना उसकी जो हाइट थी वो दो टाइम पर सेम है, मतलब एक t बराबर 3 सेकंड पर और एक t बराबर 5 सेकंड पर उसकी जो हाइट है वो सेम है। ध्यान से देखो, सेम है ना, यहाँ पे इसकी जो हाइट है वही हाइट यहाँ पर भी है, तो एक प्रोजेक्टाइल की 2 बार सेम हाइट हो सकती है, एक t बराबर 3 सेकंड पे है और एक बार है t बराबर 5 सेकंड पे। और कुछ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में है कि भैया द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब बेसिकली शुरू में वो कितनी स्पीड से फेंका गया था वो तुमसे पूछ रहा है, तो तुमसे u की वैल्यू को वो पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो इसको करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इक्वेशंस का यूज कर लो सिंपली, ठीक है भाई, लगा लो। चलो, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, टाइम अलग अलग होगा। तो इसमें आ जाएगा u/t1 प्लस हाफ a/t1 स्क्वायर इक्वल टू u/t2 प्लस हाफ a/t2 का स्क्वायर। u कितना है, u मतलब u sin 30 क्या हो जाएगा u/2, तो u/2 t1, a कितना होता है -10, तो -5 आ जाएगा, तो -5 t1 स्क्वायर इक्वल टू u/t2। अच्छा, t1 t2 तो हमें पता ही है ना, t1 कितना है, t1 है 3 सेकंड, तो ये हो गया 3 सेकंड, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर। u कितना है, u/2 है अगेन, अरे u मतलब y डायरेक्शन में यार स्पीड। अच्छा, t2 कितना है 5 सेकंड माइनस, ये हो जाएगा 5 × 5 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें u की वैल्यू आती हुई नहीं दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3u/2 और ये हो जाएगा 5u/2, तो 3u/2 माइनस 45 इक्वल टू 5u/2 माइनस 125। इसको वहां ले जाओ, उसको यहाँ ले आओ, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 80 और यहाँ पे आ जाएगा u, आ तो गया आंसर 80 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन वही कर पाया होगा जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाएगा। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को सेम कर दिया दोनों टाइम के लिए। ठीक है, टाइम 1 हमने 3 सेकंड माना, टाइम 2 हमने 5 सेकंड माना। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डील कर सकते हो, तो दिमाग को खोलो थोड़ा सा। ये मेरे क्वेश्चन करने से नहीं होगा भाई, क्वेश्चन तुम जब सॉल्व करोगे तब होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब खुद से रट के आता हूँ ना, आज मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, ठीक है, रियलिटी हो जाए आज। रियलिटी यही है कि मैं क्वेश्चन को सिर्फ कलेक्ट करता हूँ और तुम्हारे सामने आ जाता हूँ।
ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी फंस जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सॉल्यूशन मुझे चेकआउट करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसलिए ताकि आपको कोई भी यहाँ पे एक्टिंग टाइप ना लगे, सब कुछ नेचुरल लगे। क्योंकि देखो मोस्टली टीचर्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब, मोस्टली टीचर्स उनको सॉल्यूशन पता रहता है, तो वो आते हैं बोर्ड पे सॉल्यूशन लिखते हैं, वो अप्रोच नहीं समझ पाते, फिर बच्चे की अप्रोच कैसे लगाया उन्होंने। तो इसीलिए देखो जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं भी तुम्हारी जैसा सोचता हूँ कि यार इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है ना। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इस चीज को आप फॉलो करो, ठीक है। आप ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे सोच रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वैसे ही आप भी ट्राई करो, और ना हो तो ऑब्वियसली फिर सॉल्यूशन तो देखना ही है। एनीवेज नेक्स्ट, चलो तो अभी तक धीरे धीरे लेवल अप हुआ है, अब आपको लग रहा होगा अच्छे क्वेश्चन आ गए। देखो अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, मैं उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहता है सब कराता हूँ, ऐसा नहीं है एक दो करा दिया। ये पूरा वीडियो देखो तुम्हें पता चलेगा कि कितना अच्छे लेवल तक गए हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और कितने एंगल पर फेंका गया था, थीटा एंगल पर फेंका गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आई। अब देखो काम आ गया यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया था ना हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, समझ गए होगे। खैर, तो थीटा बराबर 45 डिग्री से वो फेंका गया था, इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज जो थी वो मैक्सिमम आई। अच्छा आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर पहले वाले की रेंज अगर आर थी, ठीक है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका गया u2 वेलोसिटी से, लेट से, नहीं u2 नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा a, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा b, तो b वाले ऑब्जेक्ट की जो रेंज थी ना वो आधी आई फर्स्ट वाले के, तो दूसरे वाले की रेंज कितनी आई, r/2। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम इन द बोथ केस, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करो दूसरे वाले केस के लिए, ठीक है। तो r1/r2 कर दो, और क्या r1/r2 कर दो, r1/r2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, दूसरे के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2/g। r1 तुम्हें पता है क्या है, r है, r2 तुम्हें पता है क्या है, r/2 है, ठीक है। यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया सेम है। अब तुम्हें पता है थीटा 1 45 रहा होगा इसीलिए सेम आया है, तो वो हो जाएगा 1, जी भी कैंसिल, 2 थीटा 2 पता करना है तो साइन 2 थीटा 2 यहाँ पे रह जाएगा, r से r खत्म, साइन 2 थीटा 2 वहां जाएगा और ये वहां जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा 15 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री है। लेकिन इसका एक और आंसर है, सोचो, इसका एक और आंसर होगा 75 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा को 2 थीटा 2 में जब आप 75 डिग्री डालोगे यहाँ पे थीटा 2 की जगह, तब भी 1/2 आएगा आंसर। और मैंने बोला ना कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो खैर तुम कोई एक आंसर डाल के आते करेक्ट ही माना जाता है, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर कंसेप्ट एक और आंसर है इसका, दैट इज 75 डिग्री। चलो एक भारी भरकम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगला वाला छोटा ही आएगा, अगला वाला 9 मिनट का, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और। चलो अब जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको 2 बच्चे करेंगे। एक बच्चा वो करेगा जिसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और एक वो बच्चा करेगा जो मतलब फॉर्मूला वगैरह रट के रखता है, ठीक है, हम लोग के जैसा। तो तुम पहले उस बच्चे की तरह करो जो बहुत ही स्मार्ट है, तुम सोचो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हो, सोचो एक बार, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा करेगा जो मतलब फॉर्मूला वगैरह रटा देता है। ओके, कर लिया ट्राई। अब मैं थोड़ी रुकूंगा भाई, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम रोको वीडियो को, पॉज करो। एनीवेज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल पर फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से। अच्छा आगे, आफ्टर टी सेकंड द इंक्लिनेशन ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0। इसका मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल था वो 0 हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसने अपना आधा डिस्टेंस कवर अप कर लिया। तो यहाँ पे इसका जो टाइम टी था, वहां पे इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था सिर्फ वो था, ठीक है। एंगल कितना हो गया था, 0 हो गया था। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास सिर्फ 25 cos थीटा वाली वेलोसिटी थी और कोई वेलोसिटी नहीं थी। अच्छा और कुछ और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर r रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो तुम पता करो वैल्यू ऑफ थीटा। चिंदी तो है यार, इसमें क्या इशू है, सोचो कैसे करेंगे। देखो टाइम टी पर इसने अपना आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है। और इसने अपना आधा डिस्टेंस टाइम टी में ट्रेवल किया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा u sin थीटा बाय जी। आधा कर दो, अरे भैया पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरे मोशन का टाइम, जो कि 2u sin थीटा बाय जी है। टाइम टी पर इसने मैक्सिमम हाइट रीच कर ली, मतलब आधा मोशन कंप्लीट किया, आधे मोशन का टाइम क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाय जी, सिंपल। अच्छा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है ux इंटू टाइम, ठीक है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, r इज द मैक्सिमम रेंज या फिर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ux मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो की होती है u cos थीटा, u कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25 cos थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली, ठीक है ये नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा है मतलब ये वाला, तो वो आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, u की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25 है, तो 2 × 25। एनीवेज अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हम साइन थीटा की एक वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी GT/u कर दो, 50 × 25 कर दो, इंटू कॉस थीटा कर दो, नीचे g रहने दो, यहाँ पे हम साइन थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास GT/u, g से g कैंसिल आउट हो गया, u आपका 25 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो रेंज की आपको वैल्यू मिल गई है 50 cos थीटा t। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस देखो, आपको ऑप्शंस कौन कौन से, आपको साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में तो ऑब्वियसली वो साइन इनवर्स GT/u आ रहा है, जो कि गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टेन और कॉट है तो इसका मतलब टेन और कॉट में से कोई एक करेक्ट होगा। तो हमें पता है कि भैया टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है GT/u, u बोले तो 25, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है R/50t, R/50t, देखो ना t नीचे गया, R/50t, तो 25 2 50, 2t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2GT²/r। ठीक है, अब g की वैल्यू को डाल दो, g की वैल्यू 10 होती है, तो tan थीटा आपको मिल जाएगा 20t²/r, इसका मतलब थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 20t²/r, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कॉट थीटा वाला देख लो, ठीक है, इसको उल्टा कर दो तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका R/20t², तो थीटा आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स R/20t²। So this was the one of the hardest question which I have seen in the recent years. So I hope you would have solved this question. If you have not solved this question, so learn the method to the, तो मेथड समझ लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। थैंक यू सो मच।